नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो धातु है उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बताएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु के जो भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो लोग अगर क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके 20 नंबर के आएंगे, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केवल जो लोग अगर 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ही खास है। जो लोग अगर कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में। तो दोस्तों देखिए, हमने लिखा है भौतिक गुण। किसके भौतिक गुण? तो मेटल का। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है ठोस अवस्था। क्या लिखा है? ठोस अवस्था। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब हमने यहाँ पर लिखा है ठोस अवस्था भैया, तो जो भी धातुएं होती हैं वे सभी धातुएं किस रूप में पाई जाती है? तो जो भी धातुएं होती हैं आपकी, वे सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अपवाद है। अपवाद किन्हें कहेंगे? जैसे मान लीजिए कि सभी लोग कोई काम दे दिया जाए, वो काम कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक काम ना करे तो उसे ही अपवाद बोला जाता है। यानी कि वो हट कर काम कर रहा है, सबसे हट कर काम कर रहा है। ठीक, सभी धातुएं क्या होती हैं? तो सभी धातुएं ठोस होती है, लेकिन उसमें भी एक अपवाद है जिसे हम लोग मरकरी बोलते हैं। और इसका रासायनिक जो प्रतीक है उसको Hg कहते हैं। मरकरी रासायनिक Hg, और आपका हो जाएगा पारा। यानी कि ये कैसा धातु है? तो ये अपवाद है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये ठोस अवस्था में नहीं बल्कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक, उसके साथ ही साथ एक ब्रोमीन आता है जिसे हम लोग अधातु कहते हैं। और ये जो दोस्तों आपका ब्रोमीन है ना, ये भी लिक्विड अवस्था में ही पाया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। और दूसरा हमने लिखा है चमक। क्या लिखा है? चमक। तो दोस्तों देखिए, धातुओं में ना एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। क्या पाया जाता है? तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं धात्विक चमक। अब दोस्तों तीसरा गुण देख लेते हैं। तो तीसरा में हमने लिखा है सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तो दोस्तों सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समझिए, जैसे इससे पहले ठोस था लेकिन यहाँ पर है कठोर। कहने का मतलब ये कि सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उन्हें आप अगर सोचेंगे कि चाकू से काट दें तो नहीं काट पाएंगे। क्यों? क्योंकि धातुएं कठोर होती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी कुछ अपवाद हैं, और उन्हीं अपवाद को आपको याद करना है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन आपको ये जानना है कि वे कौन सी धातुएं जो कठोर नहीं होती हैं। तो दोस्तों 3 धातुएं ऐसी हैं जिन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। एक आपका आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोडियम, और उसके बाद पोटेशियम और लिथियम। ये 3 धातुएं ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें आप चाकू से भी क्या कर सकते हैं? तो काट सकते हैं। तो आपका हो जाएगा सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये 3 धातुओं को क्या कर सकते हैं? तो चाकू से भी आप काट सकते हैं। अगला है दोस्तों, चौथा हमारा है आघातवर्ध्यता। मतलब ये आघातवर्ध्यता होता क्या है? तो दोस्तों देखिए, आघातवर्ध्यता का मतलब होता है पीटने की क्षमता, यानी कि पीट सहने की क्षमता, यानी कि मार सहने की क्षमता। दोस्तों अगर जिसको आप जितना मारेंगे वो जितना मार सहता है, समझ लीजिए कि उतना ही उच्च कोटि का क्या है? तो उतना ही उच्च कोटि का तत्व धातु है। जैसे देखिए, जो आपका चांदी और सोना है ना दोस्तों, इनकी आघातवर्ध्यता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि आप सोने या चांदी को पीट कर बहुत पतला क्या बना सकते हैं? बहुत पतला चादर बना सकते हैं। तो इनकी आघातवर्ध्यता क्या होगी? तो इनकी आघातवर्ध्यता सबसे अधिक होगी। अब दोस्तों 5वां में हमने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 5वां में दोस्तों और 6वां, ये दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों को आपको ध्यान देना है। दोनों आप एक ही से ही याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा है ऊष्मा का चालन और यहाँ पर लिखा है विद्युत का चालन। अब दोस्तों देखिए, जो धातुएं होती हैं ना दोस्तों, वे ऊष्मा का चालन होती हैं, यानी कि ऊष्मा का चालक होती है, और साथ ही साथ विद्युत का भी चालक होती है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई आप धातु लेंगे, अगर यहाँ पर करंट देंगे ना, तो वो करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगा, यानी कि वे क्या कर रहा है? तो ऊष्मा का चालन कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, उसमें भी एक ऐसा तत्व है जो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन होता है। वही तत्व आपका विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए कि विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, चालक कौन है, तो आप बताएंगे Ag को। Ag मतलब चांदी को, यानी सिल्वर। तो दोस्तों यहाँ से हमारा बनेगा सिल्वर, यानी कि जो सिल्वर है ना, यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। और उसके बाद आपका कॉपर आता है, तो उसको याद कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जो आपका Ag होता है, यानी कि सिल्वर होता है, ये सबसे अच्छा चालक होता है। किसका? विद्युत का, या कह लीजिए ऊष्मा का। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला में हमने लिखा है दोस्तों तन्यता। आखिरकार ये तन्यता क्या होता है?
तो देखिए दोस्तों, तन्यता का मतलब ये होता है ना कि आप कितना, तन्यता मतलब समझिए कि तनी सा, तन्यता मतलब तनी तनी, यानी कि हम कह सकते हैं जिसको आप थोड़ा सा में, पतला सा में क्या कर दे, पतला तार बना दे। जैसे आप अगर कहें कि कोई ऐसा धातु लीजिए जिससे आप खूब पतला तार बनाइए, वही उसकी तन्यता का गुण कहलाएगा। जैसे में आप ले सकते हैं सोना। और दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि सोना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तन्यता के लिए, क्योंकि सोना का अगर आप 1 ग्राम लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1 ग्राम अगर आप लेंगे ना दोस्तों, तो उससे आप चाहेंगे तो 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि तन्यता का गुण सबसे अधिक किस में पाया जाएगा, तो तन्यता का गुण सबसे अधिक सोने में पाया जाएगा। इसीलिए तो सोना महंगा होता है, यानी कि जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज पाई जाती है ना, जिस धातुओं में, वो धातुएं बहुत महंगी मिलती हैं। तो आपका तन्यता का गुण सबसे अधिक किसमें हो जाएगा, तो सोना में। अगर 1 ग्राम सोना लिया जाए, उससे हम लोग कितना किलोमीटर दूर तक तार बना सकते हैं, तो 2 किलोमीटर तक। ठीक, चलिए दोस्तों अगला आप समझ लेते हैं। और अगला में हम लिखे हैं गलनांक। आखिरकार ये गलनांक क्या है, तो दोस्तों देखिए, जो धातुएं होती है ना, इनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, उच्च होता है। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं भी हैं जिनको अगर आप अपने हथेली पे लेंगे ना दोस्तों, तो हथेली पे ही क्या होंगी, तो पिघलने लगेंगी, यानी कि गलने लगेंगी, वही तो गलनांक है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका सीजियम और गैलियम, देखिए यहाँ पर लिखे हैं सीजियम और गैलियम, ऐसे धातुएं हैं जिन्हें आप अगर अपने हथेली पर लेंगे दोस्तों, तो यहीं पे क्या होगी, गलने लगेगी। तो दोस्तों हमने आपको 8 प्रॉपर्टीज बताए, किसके बारे में, धातु के भौतिक बारे में। अब दोस्तों धातु के हम लोग रासायनिक अवस्थाओं के पढ़ेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि धातु के किसकी अवस्था, रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले देखिए हमने लिखा है धनायन बनाने की प्रवृत्ति। हालांकि इससे पिछली वीडियो में हम आपको बताए थे धातु, अधातु और उपधातु पहचानने के ट्रिक, और उसमें हमने आपको बताया था कि दोस्तों देखिए, जो भी धातुएं होती हैं वे सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर देती है। इसीलिए तो कहती हैं कि हम हैं यम, इसीलिए हमारे में है दम। तो दोस्तों देखिए, जो भी धातुएं अगर इलेक्ट्रॉन देंगी वो क्या कहलाएंगी, जो भी तत्व धातु, जो भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से दे देगा वही धातु कहलाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देने वाला क्या होगा, तो देने वाला इलेक्ट्रॉन देने वाला धातु कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये सोडियम आपकी है ना, तो सोडियम आप सभी लोग जानते हैं कि सोडियम आपका धातु है, और ये कैसा धातु है, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन देने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं तो इलेक्ट्रॉन देने वाली ही होती हैं, लेकिन ये एस ब्लॉक में पाया जाता है। और आप जानते होंगे कि एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं दोस्तों, वे सभी धातु होते हैं, जिन्हें हम लोग क्षारीय धातु और मृदा क्षारीय धातु बोलते हैं। तो धातुओं का काम क्या है, तो धातुओं का इलेक्ट्रॉन देना काम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाती है। अब उसके बाद दूसरा हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने दूसरा लिखा है कि धातुओं का वायु में दहन। वायु में दहन का मतलब समझिएगा, जैसे देखिए, जो आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें आप पहले ही क्वेश्चन देखे होंगे। जब रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें बोला गया होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है, तो आग, यानी कि अगर वायु में जलाया जाता है तो उसको पहले साफ कर दिया जाता है। क्यों साफ कर दिया जाता है, ये पूछा जाता है। और हम लोग ये जानेंगे कि जो ऑक्सीजन है, इसके उपस्थिति में अगर किसी भी आप धातु को जलाएंगे तो आपको मिलने वाला पदार्थ क्या होगा। तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी अगर आप किसी भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो ये बताइए कि यहाँ पर है आपका मैग्नीशियम, और यहाँ पर आपने जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो भी धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या देंगी हमें, तो ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो भी धातुएं होती हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड देती हैं, इसलिए ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दोस्तों चलिए देखते हैं अगला, हाइड्राइड बनाने का गुण ये क्या है। हाइड्राइड बनाने का गुण ये क्या है आखिरकार, तो देखिए दोस्तों, जो भी धातुएं होती हैं ये हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना लेती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सोडियम है आपका, और सोडियम है यहाँ पर H2 है, हालांकि यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, दोनों का अगर आप अभिक्रिया कराएंगे ना, तो यहाँ से आपको 2NaH मिलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं आपको क्या मिल गया, तो दोस्तों देखिए ना, यहाँ से आपको मिल गया सोडियम हाइड्राइड, यानी कि कौन सा मिला, हाइड्राइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी धातुएं हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड देती हैं। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा, इसमें का अगला पॉइंट है हमारा कि धातुओं का तनु अम्ल से अभिक्रिया। अगर दोस्तों आप किसी भी धातु को अगर आप तनु अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को जानने से पहले आपको सक्रियता श्रेणी
जानना चाहिए, क्योंकि आप सक्रियता श्रेणी जानते हैं तो आप जानते होंगे कि वे सभी धातुएं जो ऊपर होती हैं अपने से नीचे वाली धातुओं को उसके विलयन से क्या कर देती है, तो विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी आपकी धातुएं होती हैं ना, अगर किसी अम्ल से क्रिया करती हैं और वो अम्ल तनु होगा तो उसमें से हाइड्रोजन को बाहर कर देती है, यानी कि हाइड्रोजन को फेंक देती है। तो देखिए यहाँ से जैसे ही ये आपका MgSO4 होगा दोस्तों, तो क्या बता दीजिए कि यहाँ से आपका हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, तो हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी और यहाँ से आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा। तो दोस्तों हम लोग ये जानेंगे, देखिए कि जो भी धातुएँ हैं ना तनु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं।